नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। लोकसभा 2024 के 3 राउंड हो चुके हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं कोई भी वीडियो नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन की तरफ देश जा रहा है। और ये भी मुझे मालूम था कि यदि मैं ऐसा कुछ बोलूँगा तो भक्त लोगों को बहुत बुरा लगेगा, और ख़ासतौर से मेरे भी फॉलोअर्स और मैं खुद भी, मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था कि मैं वीडियो दूं या ना दूं। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि 2014 में मैंने प्रेडिक्शन किया था मोदी जी के बारे में, और मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और जितनी सीट बोली थी वो उतनी सीट आई थी। आप देखिएगा स्क्रीन में, इस शॉर्ट में। 2019 में भी जैसा बोला वैसा हुआ, लेकिन इन 10 सालों के बाद जो ग्रहों की स्थिति हो रही है ना, वो एक परिवर्तन की तरफ ले जा रही है। और अक्सर ये होता है कि राजयोग जो होता है, कब किसका फलित होना शुरू हो जाए, कब कौन खड़ा हो जाए, ये सब प्रभु की लीला होती है। हम लोग तो एक मानव हैं। और कभी भी मैं सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि वीडियो को सुने, उसको रिएक्ट करना हो तो पॉजिटिव या निगेटिव जो भी करना हो करें, लेकिन एक शालीनता होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोकसभा चुनाव देखे। हिस्ट्री में मैंने पिछले 75 साल का इतिहास देखा। मैंने जवाहरलाल नेहरू से लेके आपके मोदी जी तक का पूरा रिकॉर्ड पढ़ा, और पिछले कई लोकसभा चुनाव में मेरी जो प्रेडिक्शंस रही हैं वो कैलकुलेशंस के हिसाब से सही रही हैं। पर आजकल का जो माहौल है सोशल मीडिया में, वो इतना गंदा हो गया है कि अच्छे ज्योतिषी जो होते हैं वो आते भी नहीं हैं सोशल मीडिया में। और मैंने अक्सर बोला है कि भारत में ज्योतिषियों की कमी नहीं है। अच्छे ज्योतिषी जो होते हैं वो जानबूझ के नहीं आते हैं, और वो अपना ज्योतिष को एंजॉय करते हैं। बहुत से फॉलोअर्स के मेल और व्हाट्सएप में, इतने व्हाट्सएप की मैं आपको बता नहीं सकता कि आचार्य जी 2024 के बारे में बताइए। देखिए, 2024 के बारे में बताऊं उसके पहले हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। और गोचर जो है बदल गया है, और गोचर जब बदल गया है तो बहुत मेजर रोल जो है इस गोचर में वो जुपिटर का है। और जुपिटर का जो गोचर है, आप देखिएगा, राजनीतिक उथल पुथल कराएगा, जुडिशरी सिस्टम में उथल पुथल कराएगा। जुडिशरी इतनी स्ट्रांग लेगी, नवंबर तक अपने चंद्रचूड़ जी का टेन्योर है, तो बड़े बड़े अच्छे डिसीजंस आएंगे, खासतौर से करप्शन को लेके। और जो करप्शन को लेके इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो न्यूज़ आई, हालांकि भारत में, हमारे देश में किसी को पता ही नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। हालांकि यूट्यूब के द्वारा और ट्विटर के द्वारा बहुत कुछ बताया जा रहा है लोगों को कि ये क्या कहानी है, क्योंकि यहाँ पे सब पॉलिटिशियंस एक है, सब पार्टियाँ एक हैं। इसलिए कभी कभी बड़ा दुख भी होता है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, या हम क्यों ये वीडियोस बना के लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो सब एक है। और आप देखिएगा जब 2024 का रिजल्ट आएगा तो दुश्मन भी गले मिलके एक सरकार को बनाएंगे। आज जितनी भी हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बाद में आप देखिएगा इन्हीं में से मंत्री बनेंगे, और एक नई सरकार अगले 5 साल के लिए या 2.5 साल के लिए, वटेवर जो भी होगा, वहाँ पे चलेगी। देखिए, गुरु को एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। और गुरु को जब हम देखते हैं तो मुंडन एस्ट्रोलॉजी में गुरु का बहुत महत्व है। और इस महत्व को देखने के लिए आप जवाहरलाल नेहरू से लेके और आज तक आप आइए, तो जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें गुरु का बड़ा मेजर रोल रहा है। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम जाते हैं 1977 में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद चुनाव करवाए थे, तब गुरु वृष राशि में था और इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई थी। और बाद में जब गुरु वृष से मिथुन में गए और मिथुन से कर्क की तरफ मूव किए, तब जाके इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी दोबारा। तो वृष का जो गुरु है जब 2012 में आया, तो मोदी जी और केजरीवाल ने इस देश में भ्रष्टाचार का एक बिगुल बजाया, और ऐसा लगा कि पूरा देश
एकदम बिल्कुल एक नई लहर में आ गया और भ्रष्टाचार को लेके कांग्रेस की सरकार चली गई। हालांकि मैं आपको फिर बोलूँगा कि इस कंट्री का जो सबसे बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर था वो मनमोहन सिंह जैसा फाइनेंस मिनिस्टर इस देश को मिलना बहुत मुश्किल है। और साथ में एक आदमी को मैं फिर इस वीडियो में नाम लूँगा, टी एन शेषन जैसा ब्यूरोक्रेट्स इस देश को मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि 3-4 ब्यूरोक्रेट्स और भी बहुत अच्छे रहे हैं। मैं अगले वीडियो में ब्यूरोक्रेट्स की कहानी आपको बताऊंगा, कुछ अच्छे ब्यूरोक्रेट्स जिनके साथ मैंने भी काम किया। तो जब 2012 आया तो गुरु वृष राशि में थे, मनमोहन सिंह की सरकार गई और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और अब गुरु फिर वृष राशि में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वृष राशि में गुरु पहुंच गए तो ये तो पक्का है कि खतरे की घंटी बज गई है। बीजेपी बोल रही है 400 पार, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में कई प्रोग्राम में बोला कि हम 370 लाएंगे, 370 का एक कोड है और 30 उनकी एलाइज को लेके हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कहानी होने जा रही है। बहुत सी कुंडलियाँ इसमें डिस्कस करेंगे और बहुत सी कुंडलियों को डिस्कस किया है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बीजेपी के, कुछ मंत्री हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आचार्य जी कितनी सीटें आएंगी। तो मैंने एक आजकल लोग बाग बहुत शगुफा छोड़ते हैं, तो मैंने भी एक कहानी सुनाई। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 66 और गुजरात में 26। 100% ले लो और जब इन 100% को हम जोड़ते हैं तो 172 के ऊपर का फॉर्मूला आता है। तो मैंने कहा आपकी यदि पूरी सीटें चल गई तो 172, लेकिन उस 172 से फिर 240 का फार्मूला नहीं पहुंच पा रहा। तो नंबर वहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि इस देश में मोदी जी ने भले कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन मैंने अक्सर बोला है कि चुनाव जो लड़े जाते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं। इस चुनाव में भ्रष्टाचार कोई इशू नहीं है। इस चुनाव में सिर्फ 2 इशू हैं और वो है एक धर्म, अगेन कि धर्म की लड़ाई, और दूसरा इशू जो है वुमेन, औरतों की लड़ाई। और आप देखिएगा कि जो पूरी लड़ाई हो रही है वो ट्विटर में हो रही है, सोशल मीडिया में हो रही है और यूट्यूब में हो रही है। बाकी नेशनल चैनल में आप जाके देखेंगे तो कहीं भी कुछ आपको लगेगा नहीं। इवन न्यूज़पेपर में भी आपको कुछ नज़र में नहीं आएगा, लेकिन जब आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा। 2 मुद्दे हैं, धर्म। अब धर्म का जहाँ तक मैं सोचता हूँ, राम मंदिर बन चुका है तो राम जी स्थापित हो चुके हैं, तो वो मुद्दा जो है अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बाकी मेरे दृष्टिकोण से धर्म का मुद्दा अब नहीं रहा है, भले कुछ लोग कितना ही बनाए मुद्दा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी आज धर्म के नाम पे वोट नहीं दे रहा। मुद्दे जो हैं वो हैं आपका करप्शन, वो भी नहीं है, बेरोजगारी और महंगाई। हालांकि पार्टियों ने बहुत से वादे किए हैं, फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी। मैं कहीं कहीं सोचता हूँ कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं और यदि यही स्थिति रही तो हमारा क्या हाल होगा इस कंट्री का, भगवान ही मालिक है। हम लोग जबकि बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये देश, इसको सोचना चाहिए, लेकिन सोचेगा कौन, ये बहुत बड़ी बात है। सवाल ये है कि कितनी सीटें आ रही हैं लोकसभा में। मैंने 7 राउंड्स में पूरी कैलकुलेशन करी। हर कैलकुलेशन के बाद जो मेरा एक फार्मूला रहा है और जो न्यूमरोलॉजी का मेरा फार्मूला रहा है, जो मैंने हर साल यूज किया है, उसके हिसाब से बीजेपी को जो सबसे बड़ा डेंट लग रहा है, जो सबसे बड़ा घाटा हो रहा है, वो हो रहा है महाराष्ट्र के बाद आपका बिहार, तीसरे नंबर में उनको घाटा हो रहा है वेस्ट बंगाल, चौथे नंबर में उनको सबसे बड़ा जो उनका स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे डायरेक्ट बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और उसको यदि मैं और डिटेल में जाके भेजूँ तो मैं समझता हूँ 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाके बहुत स्थिति बहुत ख़राब हो गई है बीजेपी की। हालांकि
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां राउंड बाकी है और मोदी जी पूरी ताकत लगाएंगे। और आप देखिएगा कि अगले 4 राउंडों में जो प्रचार का स्तर होगा वो किस लेवल तक चला जाएगा कि उसके बाद वोटर, आजकल मैं वोटर से बात करता हूँ किसको वोट दे रहा हूँ तो बोलते हैं नोटा में, या वोट देने निकल ही नहीं रहे हैं। तो ये जो स्थिति है इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। कायदे से 100% यदि वोटिंग हो तो मैं समझता हूँ वोटिंग को भी कंपलसरी करना चाहिए कायदे से। कुछ ना कुछ आगे चल के यदि टीएन जैसा, सेशन जैसा कोई ब्यूरोक्रेट आया तो मैं समझता हूँ कि आधार और वोटर आईडी को मिक्स करके जब तक वो पंचिंग नहीं होगी तब तक उसकी वैलिडिटी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कितनी सीटें बीजेपी को आ रही हैं स्टेट वाइज। मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि किस स्टेट में कितनी सीट्स आ रही हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से जो बीजेपी है वो 220 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पा रही है और 180 से 200 के बीच नंबर फिक्स हो रहा है, मैक्सिमम 220 और एलाइज मिला के 250 सीट्स आ रही हैं। जहाँ तक मेरी आप व्यक्तिगत कैलकुलेशन का पूछेंगे तो मैं समझता हूँ एलाइज और बीजेपी मिला के 220 सीट रहेंगी। तो मैंने 220 का फिगर दिया हुआ है और इसके बाद दूसरी पार्टी, ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। और इसके बाद यदि मैं कांग्रेस को देखूं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जाके 75 से 100 के अंदर रहेगी और बाकी जो पूरा गेम है, पूरा जो खेल है वो ममता बनर्जी के बाद लालू प्रसाद यादव, कहीं जाके उड़ीसा में और ख़ासतौर से जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो स्थिति निकल के आ रही है वहाँ पे बीजेपी को मुझे ज़्यादा नहीं लगता 5 से 6 सीटें आएंगी, लेकिन वहाँ पे जो खेल बन रहा है वो ज़बरदस्त है। बीजेपी 220 के बाद 272 के मैजिक फिगर को कैसे पकड़ेगी। अब देखिएगा इसमें चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी तो बहुत से एलाइज जो होंगे नए आएंगे, जो इंडिया गठबंधन से आएंगे इधर, और उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी और उस कंडीशंस को लगा के बीजेपी की लीडरशिप में एक गवर्नमेंट बन सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ चूँकि मोदी जी की कुंडली में एक राजयोग भंग हो रहा है और मोदी जी के कुंडली में जो जून का टाइम है वो थोड़ा सा उनके लिए अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस स्थिति में उनको सरकार बनाने में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें होंगी, क्योंकि चुनाव का मुद्दा जो है ना बिल्कुल बदल गया है। और मैं समझता हूँ कि मेरी 2014 की जो प्रेडिक्शन है उसमें मैंने उनको बोला था कि मोदी जी का 10 साल का टेन्योर रहेगा और ख़ासतौर से 2019 का जो उनका मुहूर्त था जिसमें उन्होंने ओथ ली थी, उस ओथ को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस वहाँ पे भी आ गया, बाकी काम गुरु ने कर दिया। तो ये इस स्थिति को देखते हुए बीजेपी को सरकार तो बना लेंगे और लोग मिल के सरकार बनाएंगे, अलग गठबंधन बनेगा। कुछ लोग, हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है कि लालू प्रसाद जी बीजेपी को सपोर्ट कर दें, कोई भरोसा नहीं ममता बनर्जी बीजेपी के साथ आके सरकार बना ले, तो बीजेपी की लीडरशिप रहेगी। लेकिन मोदी जी का मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ख़ासतौर से 2024 के इलेक्शन को लेके। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो रहेगी वो बीजेपी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बीजेपी अकेले बहुमत से बहुत दूर रहेगी, इवन एनडीए बहुमत से दूर रहेगा। ये मेरी कैलकुलेशन है, बाकी स्टेट वाइज अगले वीडियो में। नमस्कार।